हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानपुर स्टडी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है ओटीईसी। ओटीईसी स्टैंड्स फॉर ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। हिंदी में इसका मतलब होता है महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे ओटीईसी क्या होता है, ओटीईसी कितने टाइप्स के होते हैं, ओटीईसी कैसे कार्य करता है, इसके क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, तथा इसके साइट सिलेक्शन की भी चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको ओटीईसी की कंप्लीट नॉलेज बहुत ही सरल और आसान भाषा में देने वाला हूँ। तो चलिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओटीईसी क्या होता है। तो ओटीईसी एक प्रकार का प्रोसेस है जो कि ओशियन के वार्म सरफेस वाटर को तथा डीप ओशियन कोल्ड वाटर के जो टेम्परेचर डिफरेंस है, इस टेम्परेचर डिफरेंस का यूज करके हम ओटीईसी के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं ओशियन में। चलिए हम चलते हैं ओशियन की शहर पर। पहुंच गए तो जो हमारा समुद्र है और ऊपर हमारे कौन बैठे हैं, सूर्यदेव जी अर्थात सन। जब सन से सनलाइट आती है तो ओशियन के सरफेस वाटर पे पड़ती है। तो जो लाइट ओशियन के सरफेस वाटर पे पड़ती है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए जो हमारा ओशियन है उसका जो सरफेस वाटर है वो काफी ज्यादा हीट हो जाता है। उसका टेम्परेचर लगभग 25 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। लेकिन जो सनलाइट है वो ओशियन की गहराई तक नहीं जा पाती है। जब हम सरफेस वाटर से 1 से 2 किलोमीटर गहराई में जाते हैं ओशियन में, तो वहां का जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि वहां पे जो सनलाइट इंटेंसिटी है बहुत ही ज्यादा कम होती है। इसलिए जो हमारे ओशियन का जो सरफेस वाटर का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, तथा ओशियन में 1 से 2 किलोमीटर अंदर जाने पर गहराई में वहां का जो डीप कोल्ड ओशियन वाटर का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 5 डिग्री सेल्सियस। तो ओशियन के सरफेस वाटर का टेम्परेचर तथा डीप कोल्ड ओशियन वाटर का जो टेम्परेचर है, इन दोनों के बीच में एक टेम्परेचर डिफरेंस होता है जो कि 20 डिग्री सेल्सियस का होता है। तो इस टेम्परेचर डिफरेंस का यूज करके हम ओटीईसी के द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करते हैं। तो चलिए देखते हैं ओटीईसी क्या होता है। ओटीईसी इज अ प्रोसेस दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी by using the temperature difference between deep cold ocean water and warm surface water। जैसा कि मैंने आपको बताया, समुद्र का जो सरफेस वाटर होता है वो हीट होता है, अर्थात उसका पानी कैसा होता है, वार्म होता है। तो ओटीईसी एक ऐसा प्रोसेस है जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। कैसे जनरेट करता है? बाय यूजिंग द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन डीप कोल्ड ओशियन वाटर एंड वार्म सरफेस वाटर। ये डीप कोल्ड ओशियन वाटर का जो टेम्परेचर है तथा वार्म सरफेस वाटर का जो टेम्परेचर है, इन दोनों सरफेसेस के बीच जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसका यूज करके ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। फिर ओटीईसी प्लांट्स पंप्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ सरफेस वाटर एंड डीप कोल्ड ओशियन वाटर टू रन अ पावर साइकिल एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ओटीईसी में क्या होता है? ओटीईसी बहुत ही अधिक मात्रा में वार्म सरफेस वाटर को तथा डीप कोल्ड ओशियन वाटर को पंप करता है, जिससे कि वो अपनी एक साइकिल कंप्लीट करता है, पावर साइकिल कंप्लीट करता है और हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देता है। वहीं अगर हम बात करें फिर क्या है, इट इज अ रिन्यूएबल एंड पोल्यूशन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी। ओटीईसी एक प्रकार की रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है तथा ये पोल्यूशन फ्री है, अर्थात ओटीईसी में किसी भी प्रकार का कोई पोल्यूशन नहीं होता है और ये एक प्रकार की रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब जिसको हम रिन्यू कर सके, अर्थात इसको हम पुनः बना सकते हैं, ये कभी समाप्त नहीं होती है। ठीक है, फिर देखते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन। ओटीईसी प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। पहला मेथड है ओपन लूप सिस्टम, दूसरा है क्लोज लूप सिस्टम। ओटीईसी का जो ऑपरेशन है इसको दो तरीके से परफॉर्म किया जाता है। पहला है हमारा ओपन लूप सिस्टम, दूसरा है हमारा क्लोज लूप सिस्टम।
तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओपन लूप सिस्टम OTEC। तो ये जो मैंने डायग्राम बना रखा है ये हमारा ओपन लूप सिस्टम का OTEC का डायग्राम है। हम पढ़ने जा रहे हैं ओपन लूप सिस्टम OTEC। इस डायग्राम में कई सारे मेन पार्ट्स हैं, जैसे कि ये हमारा एवापोरेटर है, ये टरबाइन है, ये अल्टरनेटर है और ये कंडेंसर है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे ओपन लूप सिस्टम के मेन पार्ट्स। ओपन लूप सिस्टम में मेन पार्ट्स क्या क्या होते हैं? एवापोरेटर, इट इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स द लिक्विड वाटर इनटू द स्टीम। एवापोरेटर एक प्रकार का डिवाइस होता है जो कि लिक्विड वाटर को स्टीम में बदल देता है। इस डायग्राम में ये हमारा एवापोरेटर है जो कि लिक्विड वाटर को स्टीम में चेंज करता है। टरबाइन, अ टरबाइन इज अ रोटेटिंग डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स द kinetic energy of moving fluid such as water, steam, wind or gas into the mechanical energy। टरबाइन एक प्रकार की रोटेटिंग डिवाइस होती है जो कि किसी फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देती है। वो फ्लूइड हमारा वाटर हो सकता है, जैसे कि स्टीम हो, विंड हो या फिर गैस हो। इनकी काइनेटिक एनर्जी को ये मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। इस सिस्टम में ये हमारी टरबाइन है जो कि काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देती है। फिर है अल्टरनेटर, या इसे हम जनरेटर कहते हैं। अल्टरनेटर इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अल्टरनेटर भी एक प्रकार की डिवाइस है जो किसी भी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। ठीक, अल्टरनेटर हमारा यहाँ पे लगा हुआ है इस डायग्राम में। हमारा अल्टरनेटर है जो भी क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने का काम करता है। कंडेंसर, इस डायग्राम में ये वाला पार्ट हमारा क्या है? कंडेंसर है। तो कंडेंसर इज यूज्ड फॉर कूलिंग पर्पस व्हिच कन्वर्ट द स्टीम इनटू द लिक्विड वाटर। कंडेंसर का उपयोग कूलिंग पर्पस के लिए किया जाता है। कंडेंसर क्या करता है? स्टीम को लिक्विड वाटर में चेंज कर देता है, अर्थात भाप को ये फिर से किसमें चेंज कर देता है? लिक्विड में। तो ये देखा हमने दोस्तों ओपन लूप सिस्टम के मेन पार्ट्स को। अब हम पढ़ेंगे ओपन लूप सिस्टम OTEC की वर्किंग को। तो इसको मैं रफ कर देता हूं, उसके बाद हम इस डायग्राम को समझेंगे, फिर इसकी वर्किंग देखेंगे। तो अब हम देखेंगे दोस्तों ओपन लूप सिस्टम OTEC का वर्किंग। ओपन लूप सिस्टम OTEC का वर्किंग हम इस डायग्राम की सहायता से समझेंगे। जो कुछ मैं आपको इधर समझाऊंगा वो सब कुछ मैंने इधर थ्योरेटिकल फॉर्म में लिख रखा है। सबसे पहले हम इस डायग्राम की सहायता से ओपन लूप सिस्टम OTEC के वर्किंग को समझेंगे। तो ये होता है दोस्तों हमारा वार्म सरफेस वाटर। ये ओशियन का वार्म सरफेस वाटर होता है जिसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर वार्म सरफेस वाटर से 1 से 2 किलोमीटर नीचे जाने पर हमें डीप कोल्ड ओशियन वाटर मिलता है जिसका टेम्परेचर होता है 5 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले हम इस वार्म सरफेस वाटर को एक पंप और पाइप की सहायता से एवापोरेटर में लेके जाते हैं। एवापोरेटर क्या करता है? एवापोरेटर इस वार्म सरफेस वाटर के प्रेशर को रिड्यूस कर देता है और इसको स्टीम फॉर्म में चेंज कर देता है। फिर उस कन्वर्टेड स्टीम को हम टरबाइन ब्लेड्स पर स्ट्राइक करते हैं। तो जब स्टीम टरबाइन ब्लेड्स पर स्ट्राइक करती है तो एज अ रिजल्ट टरबाइन के ब्लेड्स रोटेट करने लगते हैं। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, a turbine is a rotating device which converts the kinetic energy of fluid into the mechanical energy। एक टरबाइन एक रोटेटिंग डिवाइस होता है जो कि किसी फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। तो जब ये स्टीम इस टरबाइन ब्लेड पर स्ट्राइक करता है तो ये टरबाइन इस स्टीम के काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ये है हमारा टरबाइन का शाफ्ट जो कि अल्टरनेटर से कपल्ड होता है। टरबाइन का जो शाफ्ट है वो अल्टरनेटर से कपल्ड होता है। तो जब हमारी टरबाइन रोटेट करती है तो इस अल्टरनेटर का शाफ्ट भी रोटेट करने लगता है। और हम जानते हैं अल्टरनेटर इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अल्टरनेटर एक प्रकार का डिवाइस होता है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। तो जब हमारी टरबाइन यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करती है तो उस मैकेनिकल एनर्जी को अल्टरनेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। उस जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी को नियर ग्रिड में ट्रांसमिट कर दिया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज के लिए।
तो जब हमारी स्टीम इस टरबाइन ब्लेड्स पर स्ट्राइक करती है तो उसका प्रेशर कुछ ना कुछ रिड्यूस हो जाता है। फिर उस लो प्रेशर स्टीम को, जो स्टीम यहाँ पे बच जाती है जिसका प्रेशर कम हो जाता है, उस स्टीम को हम एक पाइप की सहायता से कंडेंसर में लेके जाते हैं। ये वाला सिस्टम हमारा कहलाता है कंडेंसर। कंडेंसर इज यूज्ड फॉर कूलिंग पर्पज। कंडेंसर का उपयोग हम कूलिंग पर्पज के लिए करते हैं। ठीक, कंडेंसर का काम है इस स्टीम को ठंडा करना। कंडेंसर में एक कंडेंसर पाइप लगी होती है जिसमें हम डीप कोल्ड ओशियन वाटर को फ्लो करवाते हैं। इधर से एक पाइप और पंप की सहायता से हम डीप कोल्ड ओशियन को फ्लो करवाते हैं, जो कंडेंसर के अंदर से होते हुए फिर उसको हम बाहर ओशियन में आउट कर देते हैं। ठीक है, तो जब हमारी लो प्रेशर स्टीम कंडेंसर में आती है तो यहाँ पर वो वेपर फॉर्म से फिर लिक्विड वाटर में चेंज हो जाती है, फिर उस वाटर को ओशियन में एग्जिट कर दिया जाता है। ठीक, तो ये रही दोस्तों हमारे ओपन लूप सिस्टम की ओटीईसी। इसको अब हम थ्योरेटिकल फॉर्म में देखेंगे। देखते हैं वर्किंग इसकी। द टेम्परेचर ऑफ ओशियन सरफेस वाटर इज हाई ड्यू टू द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट। ओशियन का जो सरफेस वाटर होता है उसका जो टेम्परेचर है वो हाई होता है सनलाइट की इंटेंसिटी की वजह से। सो द वार्म सरफेस वाटर फ्लोज इन इवेपोरेटर थ्रू अ पाइप एंड पंप। तो क्या होता है, पाइप और पंप की सहायता से वार्म सरफेस वाटर को हम इवेपोरेटर में फ्लो करवाते हैं। Where the warm surface water converts into steam by reducing pressure and that steam strikes on the turbine blades। जैसा कि मैंने आपको बताया, फिर जब हम वार्म सरफेस वाटर को इवेपोरेटर में फ्लो करवाते हैं तो यहाँ पर उस वार्म सरफेस वाटर के प्रेशर को रिड्यूस करके उसको स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर उस कन्वर्टेड स्टीम को टरबाइन ब्लेड्स पर स्ट्राइक करवाते हैं। ठीक, एज अ रिजल्ट टरबाइन स्टार्ट्स रोटेट, जिससे क्या होता है टरबाइन का जो ब्लेड है वो रोटेट करने लगता है एंड कन्वर्ट्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम इनटू द मैकेनिकल एनर्जी, और इस स्टीम की काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। द टरबाइन शाफ्ट रिमेन्स कपल्ड विद द अल्टरनेटर। टरबाइन का जो शाफ्ट है वो अल्टरनेटर से कपल्ड होता है। ये टरबाइन का शाफ्ट अल्टरनेटर से कपल्ड होता है। सो अल्टरनेटर शाफ्ट विल आल्सो रोटेट, इसलिए जब टरबाइन का शाफ्ट रोटेट करेगा तो अल्टरनेटर का शाफ्ट भी रोटेट करेगा। एज वी नो अल्टरनेटर कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और जैसा कि हम जानते हैं अल्टरनेटर जो हमारा है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। एंड द जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी इज ट्रांसमिटेड इन नियर ग्रिड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज। जब अल्टरनेटर यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर देता है तो उस जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी को नियर ग्रिड में डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज के लिए ट्रांसमिट कर दिया जाता है। When steam strikes on turbine blades, then the pressure of steam reduces। जब ये स्टीम इस टरबाइन ब्लेड्स पर स्ट्राइक करती है तो उस स्टीम का प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। दिस स्टीम इज सेंट इन दी कंडेंसर। फिर इस स्टीम को इस पाइप की सहायता से कंडेंसर में भेज दिया जाता है। कंडेंसर इज यूज्ड फॉर कूलिंग पर्पज। कंडेंसर का यूज कूलिंग पर्पज के लिए किया जाता है। कोल्ड वाटर फ्रॉम डीप ओशियन वाटर यूज्ड फॉर कूलिंग पर्पज। डीप कोल्ड ओशियन का वाटर हम कूलिंग पर्पज के लिए करते हैं। एंड व्हेन स्टीम कम्स इन द कंडेंसर, और जब ये लो प्रेशर स्टीम कंडेंसर में आती है, द स्टीम कन्वर्ट्स इनटू द वाटर, तो वो स्टीम क्या होती है वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। एंड दैट वाटर एग्जिस्ट इन द ओशियन। जब ये स्टीम लो प्रेशर स्टीम कंडेंसर में जाती है तो ये क्या होता है वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उस कन्वर्टेड वाटर को हम ओशियन में एग्जिट करवा देते हैं। ठीक, अगेन वी टेक वार्म सरफेस वाटर ऑफ ओशियन फॉर नेक्स्ट साइकिल। दूसरे साइकिल में हम फिर से वार्म सरफेस वाटर को ले लेते हैं। फिर यही प्रोसेस हमारा चलता रहता है। ठीक है,
तो अभी तक हमने पढ़ा ओपन लूप सिस्टम ओटीईसी का वर्किंग। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लोज्ड लूप सिस्टम ओटीईसी। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों ओटीईसी का क्लोज्ड लूप सिस्टम। ओटीईसी का जो क्लोज्ड लूप सिस्टम की वर्किंग है वो लगभग ओपन लूप सिस्टम के समान होती है। बस इसमें जो है हमारा मेन वर्किंग फ्लूइड है वो लिक्विड अमोनिया का यूज किया जाता है। लिक्विड अमोनिया रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होती है, लेकिन जब हम उसको हीट देते हैं अर्थात गर्म करते हैं तो आसानी से वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्लोज्ड लूप सिस्टम को समझने के लिए मैंने इधर डायग्राम बना रखा है। इसकी वर्किंग को हम इस डायग्राम की सहायता से समझेंगे और जो कुछ भी मैं आपको समझाऊंगा वो सब कुछ मैंने इधर थ्योरेटिकल फॉर्म में लिख रखा है। तो चलिए इसकी वर्किंग को समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हमारा एक अमोनिया का पंप लगा होता है जो कि लिक्विड अमोनिया को पंप करके हीट एक्सचेंजर में भेज देता है। इस हीट एक्सचेंजर में एक पंप और पाइप की सहायता से ओशियन का जो वार्म सरफेस वाटर होता है उसको लेकर आते हैं। तो जब वार्म सरफेस वाटर हीट एक्सचेंजर में आता है और इधर से हमारी लिक्विड अमोनिया आती है तो हीट एक्सचेंजर के अंदर इन दोनों के आपस में क्या होता है, हीट का आपस में एक्सचेंज होता है। मतलब कि जो वार्म सरफेस वाटर का टेम्परेचर है उसको लिक्विड अमोनिया अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और खुद वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। यहां से फिर हमारी निकलती है अमोनिया का वेपर जिसका प्रेशर काफी ज्यादा होता है। यहाँ से हमारा जो हाई प्रेशर अमोनिया वेपर है उसको एक पाइप और नोजल की सहायता से टरबाइन की ब्लेड्स पर स्ट्राइक करते हैं। जब ये टरबाइन की ब्लेड्स पर स्ट्राइक करते हैं तो एज अ रिजल्ट टरबाइन के ब्लेड्स जो है वो रोटेट करने लगते हैं। और हम जानते हैं टरबाइन इज अ रोटेटिंग डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी फ्लूइड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। टरबाइन एक तरीके का डिवाइस होता है जो किसी फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो जो टरबाइन के ब्लेड्स हैं तो जब ये रोटेट करते हैं तो हाई प्रेशर अमोनिया वेपर में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो हाई प्रेशर अमोनिया वेपर की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको ये टरबाइन मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। टरबाइन के शाफ्ट के साथ अल्टरनेटर का शाफ्ट भी कपल्ड होता है। तो जब टरबाइन का शाफ्ट रोटेट करता है तो अल्टरनेटर का शाफ्ट भी रोटेट करने लगता है। और हम जानते हैं अल्टरनेटर इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अल्टरनेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो क्या होता है जब हमारी टरबाइन मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करती है तो ये अल्टरनेटर उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। फिर उस जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी को स्टेप अप करके ट्रांसफार्मर की सहायता से नियर ग्रिड में डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज के लिए भेज दिया जाता है। और एक बात ध्यान रखनी है, जब हमारा हाई प्रेशर अमोनिया वेपर इस टरबाइन की ब्लेड्स पर स्ट्राइक करता है तो उस वेपर का जो प्रेशर है वो रिड्यूस्ड हो जाता है अर्थात कम हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा कुछ वेपर बच जाता है। उस लो प्रेशर अमोनिया वेपर को एक पाइप की सहायता से इस कंडेंसर में लेके आते हैं। कंडेंसर का मेन काम होता है कूलिंग का। कंडेंसर को हम कूलिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं जो कि अमोनिया वेपर को ठंडा करके उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। कंडेंसर में कंडेंसर पाइप लगी होती है, उस पाइप के साथ एक पंप कनेक्ट होता है जो डीप कोल्ड ओशियन वाटर को इस पाइप और पंप की सहायता से कंडेंसर के अंदर लेकर जाता है और फिर एक दूसरी पाइप की सहायता से उस वाटर को बाहर कर दिया जाता है। इस वाटर का यूज करके हमारा कंडेंसर कूलिंग का काम करता है। तो जब हमारी लो प्रेशर अमोनिया वेपर इस कंडेंसर में पहुंचती है तो क्या होता है, वो वेपर अमोनिया क्या होती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पे जो हमारी लो प्रेशर अमोनिया वेपर है आकर के लिक्विड अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है। वो लिक्विड अमोनिया फिर यहाँ पे इकट्ठा होती है, फिर उस लिक्विड अमोनिया को इस पंप में भेज दिया जाता है। फिर वो लिक्विड अमोनिया नेक्स्ट साइकिल के लिए हीट एक्सचेंजर में भेज दी जाती है। ये प्रोसेस हमारा कंटिन्यू चलता रहता है। तो अब हम इसकी थ्योरी को देखेंगे क्या होता है। इसकी वर्किंग है हमारी, वर्किंग ऑफ क्लोज्ड लूप सिस्टम इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द ओपन लूप सिस्टम बट हियर अमोनिया लिक्विड इज यूज्ड एज मेन फ्लूइड। जो कि मैंने आपको बताया क्लोज्ड लूप सिस्टम की जो वर्किंग है वो लगभग ओपन लूप सिस्टम के सिमिलर होती है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा मेन वर्किंग फ्लूइड होता है वो लिक्विड अमोनिया का यूज किया जाता है। We take the heated surface water in heat exchanger through pump and pipe।
हम एक पंप और पाइप की सहायता से वार्म सरफेस वाटर को हीट एक्सचेंजर में लेके जाते हैं। इन हीट एक्सचेंजर लिक्विड अमोनिया रिसीव्स हीट फ्रॉम हीटेड वाटर। हीटेड वाटर बोले या फिर हम वार्म सरफेस वाटर को बोल सकते हैं। तो इन हीट एक्सचेंजर लिक्विड अमोनिया रिसीव्स हीट फ्रॉम हीटेड वाटर। हीट एक्सचेंजर के अंदर जो हमारी लिक्विड अमोनिया होती है ये वार्म सरफेस वाटर के जो हीट है इसको रिसीव कर लेती है एंड कन्वर्टेड इनटू द वेपर फॉर्म। तो हमारी जो लिक्विड अमोनिया है वार्म सरफेस वाटर की जो हीट है इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करके वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। दिस वेपर स्ट्राइक्स ऑन दी टरबाइन ब्लेड्स थ्रू पाइप एंड नोजल। ये जो वेपर यहाँ से निकलता है इसका प्रेशर काफी ज्यादा होता है। ये वेपर पाइप और नोजल की सहायता से टरबाइन की ब्लेड्स को स्ट्राइक करती है। एज अ रिजल्ट द टरबाइन स्टार्ट्स टू रोटेट। उससे कि क्या होता है टरबाइन के जो ब्लेड्स हैं वो रोटेट करने लगते हैं एंड कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अमोनिया वेपर इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। और जो अमोनिया वेपर इस टरबाइन ब्लेड्स पर स्ट्राइक करता है उसकी काइनेटिक एनर्जी को ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। द शाफ्ट ऑफ द अल्टरनेटर रिमेन्स कपल्ड विद द टरबाइन शाफ्ट। जो अल्टरनेटर का शाफ्ट होता है वो टरबाइन के शाफ्ट से कपल्ड होता है। So it will also rotate and convert the mechanical energy of turbine into the electricity। इस अल्टरनेटर का जो शाफ्ट होता है ये टरबाइन के शाफ्ट के साथ कपल्ड होता है जिससे कि जब टरबाइन को शाफ्ट रोटेट करता है तो अल्टरनेटर का शाफ्ट भी रोटेट करने लगता है जिससे कि जो अल्टरनेटर है ये टरबाइन की मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। द जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी इज ट्रांसमिटेड इन नियर ग्रिड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज। जो जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी है उसको नियर ग्रिड में स्टेप अप करके ट्रांसफार्मर की सहायता से डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज के लिए भेज दिया जाता है। ठीक। When ammonia vapor strikes on the turbine blades, जब ये अमोनिया वेपर टरबाइन के ब्लेड्स पर स्ट्राइक करती है then the pressure of ammonia vapor is reduced। जब ये अमोनिया वेपर टरबाइन के ब्लेड्स पर स्ट्राइक करती है तो उस वेपर का जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाता है जो कि क्या मिलता है हमें यहाँ पर लो प्रेशर्ड अमोनिया वेपर। दिस लो प्रेशर्ड अमोनिया वेपर फ्लोज टुवर्ड्स द कंडेंसर। इस लो प्रेशर्ड अमोनिया वेपर को पाइप की सहायता से हम कंडेंसर के अंदर भेज देते हैं। ठीक है। फॉर कूलिंग पर्पज, जिसको हम वहां पे कूलिंग पर्पज के लिए लेकर जाते हैं। Where ammonia vapor again converted into the liquid ammonia and it flows in heat exchanger for the next cycle। यहाँ पे जो हमारी लो प्रेशर अमोनिया वेपर आती है कंडेंसर में इसको हम कूल करने के लिए ले आते हैं। तो जब अमोनिया वेपर आता है कंडेंसर में तो ठंडा होकर के फिर से लिक्विड अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है और उस लिक्विड अमोनिया को इस पाइप की सहायता से फिर से अमोनिया पंप के पास नेक्स्ट साइकिल के लिए भेज दिया जाता है। फिर ये पंप उस अमोनिया को फिर से हीट एक्सचेंजर में भेज देता है और ये प्रोसेस हमारा कंटिन्यू चलता रहता है जिससे कि हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहती है। तो इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे इसके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। इसको मैं रफ कर देता हूं। तो अब हम पढ़ेंगे दोस्तों ओटीईसी के एडवांटेज, डिसएडवांटेज और साइट सिलेक्शन के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं ओटीईसी के क्या क्या एडवांटेज। पहला एडवांटेज है हमारा पावर फ्रॉम ओटीईसी इज कंटिन्यूअस। ओटीईसी जो हमें पावर जनरेट करके देता है वो कंटिन्यूअस होता है। सेकेंड एडवांटेज है वार्म सरफेस वाटर एंड डीप कोल्ड ओशियन वाटर रिटर्न्स बैक आफ्टर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड नो वाटर इज वेस्ट। ओशियन का जो वार्म सरफेस वाटर होता है और डीप कोल्ड ओशियन वाटर होता है ये दोनों ही वाटर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के बाद फिर से ओशियन में वापस लौट आते हैं। मतलब कि यहाँ पे किसी भी प्रकार के वाटर का कोई वेस्ट नहीं होता है। थर्ड एडवांटेज है हमारा इट इज अ रिन्यूएबल एंड पोल्यूशन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी। ये एक प्रकार का रिन्यूएबल और पोल्यूशन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी है। मतलब कि ओटीईसी प्लांट के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होता है। चौथा एडवांटेज है हमारा इट हैज रिक्वायर्ड लेस मेंटेनेंस। इसमें लेस मेंटेनेंस की जरूरत होती है। उसके बाद हम देखेंगे ओटीईसी के डिसएडवांटेज।
डिसएडवांटेज में हमारा पहला डिसएडवांटेज है वेरी हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू इंस्टॉल ओटीईसी। ओटीईसी को लगाने के लिए बहुत ही ज्यादा हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। सेकंड डिसएडवांटेज है कन्वर्जन इफिशियंसी इज अबाउट 3 to 4% ड्यू टू लो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सरफेस वाटर एंड डीप ओशियन वाटर। ओटीईसी की जो कन्वर्जन इफिशियंसी होती है वो बहुत ही कम होती है, लगभग 3 से 4%। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा सरफेस वाटर है ओशियन का और डीप कोल्ड ओशियन वाटर है, इसमें का जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, जो कि काफी कम होता है। तीसरा डिसएडवांटेज है ड्यू टू लो इफिशियंसी एंड हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट इट इज अनइकोनॉमिकल। हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट की वजह से और कम इफिशियंसी की वजह से ये एक अनइकोनॉमिकल होता है। चौथा है रिस्क ऑफ अमोनिया लीकेज ड्यूरिंग ऑपरेशन। ऑपरेशन के दौरान अमोनिया लीकेज का भी खतरा बना रहता है। अब हम देखेंगे दोस्तों साइट सिलेक्शन के बारे में कि आखिर ओटीईसी को हमें किन जगहों पर लगाना चाहिए। सबसे पहला बात को ध्यान रखना है हमें abundant quantity of water like ocean to achieve the temperature difference। हमें पर्याप्त मात्रा में पानी की जरूरत होती है जैसे कि ओशियन टू अचीव टेम्परेचर डिफरेंस, जिससे कि हमें पर्याप्त टेम्परेचर डिफरेंस मिल जाए जो कि लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। सेकंड है इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट शुड बी हाई। ओटीसी प्लांट को ऐसी जगह पे लगाते हैं जहां पे जो सनलाइट की इंटेंसिटी है वो काफी ज्यादा होती है। तीसरा है यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजीज टू सेव लिविंग थिंग इन ओशियन। ओटीईसी में हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का यूज करना चाहिए ताकि ओशियन के अंदर जो लिविंग थिंग्स रहती हैं उनको किसी भी प्रकार का कोई खतरा ना हो। चौथा है हमारा क्वालिटी ऑफ यूज्ड मटेरियल शुड बी बेस्ट एंड रिलायबल टू प्रिवेंट अमोनिया लीकेज। ओटीईसी को बनाने के लिए जिन मटेरियल का यूज किया जाता है वो भी एकदम से बेस्ट होनी चाहिए ताकि अमोनिया लीकेज का जो खतरा है वो काफी कम हो जाए। फिर पांचवा है हमारा ओटीईसी हैज लो एफिशिएंसी, वी यूज दिस टेक्नोलॉजी बिकॉज इट इज अ रिन्यूएबल एंड पोल्यूशन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी। ओटीईसी की जो एफिशिएंसी होती है वो काफी कम होती है जो कि 3 से 4% के आसपास होती है, लेकिन फिर भी हम इस ओटीईसी का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि यह एक प्रकार का रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होता है और ओटीईसी किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं फैलाता है। तो दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा पूरा ओटीईसी का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।